नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। आज से हम क्लास 7th का मैथ्स का फुल कोर्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा क्लास 7th का चैप्टर 1 क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांकों के बारे में आपने पिछली क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। तो आज हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं, फिर हम पूर्णांकों में कैसे हम गणितीय संक्रियाएं करेंगे, कैसे हम उनको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा कैसे होगा, उनका भाग कैसे होगा, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। तो पिछली कक्षा में आपने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन। संख्या रेखा को इंग्लिश में नंबर लाइन बोलते हैं। तो संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा एक सीधी रेखा होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। इसकी शुरुआत इसके बीच के एक पॉइंट से होती है। ठीक है, इस पॉइंट को मूल बिंदु कहते हैं, जिसका मान होता है 0, 0। ठीक है, इसके दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव नंबर्स, जिनकी वैल्यू 1 1 से इंक्रीज होती है। और इसके बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जिनकी वैल्यू 1 1 से कम होती जाती है। ठीक है, तो ये हुआ मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, इसके राइट हैंड साइड में दाएं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं, इसके बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और इनकी वैल्यू 1 1 से इंक्रीज होती जाती है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक रास्ता है और आप इस पे वॉक कर रहे हैं, इस पे आप चल रहे हैं। तो आप एक एक कदम रखेंगे तो नंबर की वैल्यू, अगर आप यहां से यहां चल रहे हैं, अगर बाएं साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ अगर वॉक करेंगे, तो जो नंबर है उसकी वैल्यू 1 1 से इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, बढ़ती जाएगी। 1 1 से अंक जो है उसका मान बढ़ता जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां से शुरू करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 0, 0 है, फिर 1 2 3 4, 1 1 से वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो देखिए, ये जो नंबर होते हैं 1 से लेके आगे तक, 1 के आगे जो नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो 1 से शुरुआत जिनकी होती है वो होती है प्राकृत संख्याएं। ठीक है, अगर हम इसमें 0 भी मिला दें, अगर हम 0 भी मिला दें, तो 0 1 2 3 4 5 6 ये होती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, और अगर हम इसमें सारी की सारी नेगेटिव संख्याएं भी मिला दें, 0 भी मिला दें और सारी पॉजिटिव संख्याएं भी मिला दें, तो ये होते हैं पूर्णांक। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। तो सारी नेगेटिव संख्याएं, सारे नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्याएं, 0 0 और सारी धनात्मक संख्याएं, इन सबको मिलाने पे ये जो सारे नंबर्स आते हैं ये पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि धनात्मक संख्याएं तो हम समझते हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर मेरे पास एक बकेट है, ठीक है, इसमें बॉल्स हैं, सपोज 5 बॉल्स हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि दिस इज +5। ठीक है, लेकिन -5 क्या होगा? माइनस का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए 3 लोग हैं, A B C। ठीक है, तो जो A है उसके पास में 10 रुपीज हैं, 10 रुपए हैं। A जो है वो मेहनत करता है और 10 रुपए अर्न करता है, कमाता है, तो उसके पास में 10 रुपए हैं। B जो है वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता, उसके पास कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे कि उसके पास में क्या है? 0 है, 0 है, उसके पास कोई पैसे नहीं है। लेकिन C जो है वो मेहनत भी नहीं करता, ठीक है, कुछ नहीं करता, उल्टा किसी और से उधार ले लेता है। तो सपोज कीजिए C ने किसी से 10 रुपए का लोन ले लिया, 10 रुपए उधार ले लिए, तो हम क्या बोलेंगे? C के पास में क्या है? -10 है, ऋण 10 है। ठीक है, तो ऋण का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी होना। ठीक है, इसके पास में 10 है तो ये धन +10 हो गया। ठीक है, ये धनात्मक संख्या है। इसके पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है को मैथ्स में बोलते हैं कि 0 है, 0 है। और अगर किसी के पास अगर किसी चीज की कमी है तो उसको हम ऋण से दर्शाते हैं, ऋणात्मक संख्याओं से दर्शाते हैं। तो आप देखिए, इन तीनों में सबसे रिच कौन है, सबसे अमीर कौन है? ऑब्वियसली A है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 10 क्या है? बड़ा है। किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। ठीक है, 10 क्या है? 0 से बड़ा है। और जो -10 है वो 0 से भी छोटा है।
इससे हमें क्या समझ में आया कि ऋणात्मक संख्याएं छोटी होती हैं धनात्मक संख्याओं से। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई एक और व्यक्ति है डी, उसने किसी से 100 रुपए उधार ले लिए। ठीक है, तो ये सबसे गरीब हो गया, इसने 100 रुपए उधार लिए, इसने 10 रुपए उधार लिए, इसने कुछ उधारी नहीं ली और इसने इसके पास 10 रुपए खुद की कमाई के हैं। तो इन चारों में सबसे गरीब कौन है? डी है। तो जो -10 है वो -100 से बड़ा है। तो हमें ये चीज समझनी होगी कि अगर कोई संख्या अगर मान लीजिए ऋणात्मक है तो ऋणात्मक संख्याएं जितना हम इधर जाएंगे संख्या की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, उसका मान उतना ही कम होता जाएगा। तो संख्या रेखा पर जितना हम बाईं तरफ चलते हैं, देखिए -10 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, 100 और इधर आएगा। तो जितना ही हम संख्या रेखा पर लेफ्ट साइड में जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे, संख्या का मान उतना ही कम होता जाएगा। मतलब जो ऋण 100 है -100 है वो क्या है? वो शून्य से भी छोटा है। ठीक है, ये छोटा है बड़ा है का साइन है। जिधर पे एक बिंदु है वो छोटी संख्या को दर्शाता है और जहां पे 2 बिंदु है वो बड़ी संख्या को दर्शाता है। तो -100 जो है वो शून्य से भी छोटा है किसी भी धनात्मक संख्या से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूं तो -100 क्या है? 1 से छोटा है। मतलब अगर कोई संख्या ऋणात्मक है तो जितनी ज्यादा वो ऋणात्मक है उसका उतना ही मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां सीखने वाली बात ये थी कि धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है और उनमें क्या फर्क होता है। हमने यहाँ देखा कि जितनी संख्या ऋणात्मक होगी उतनी ही वो छोटी होती जाएगी। ठीक है, एक शब्द जो आपकी बुक में बार बार यूज हुआ है व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। घटाने को ही हिंदी में व्यवकलन भी बोलते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जहां जहां पर भी व्यवकलन लिखा है उसका मतलब क्या है? घटाना है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि पूर्णांकों को कैसे हम जोड़ सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं, पूर्णांकों का गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो पहले हम जोड़ना और घटाना देखेंगे। तो इसके हमें 2 नियम पता होने चाहिए। ठीक है, पहला जो नियम है वो क्या है? नियम एक ये है कि अगर एक पूर्णांक धनात्मक संख्या है और दूसरी पूर्णांक भी धनात्मक संख्या है, ठीक है, तो अगर उसमें जो अगर हमारे पास में अगर कोई प्रश्न है जिसमें एक धनात्मक संख्या है और दूसरी पूर्णांक भी धनात्मक संख्याएं हैं, तो उसमें जो गणितीय ऑपरेशन होगा, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, वो क्या होगा? जोड़ने का होगा। ठीक है, वो जोड़ेंगी आपस में। अभी हम उदाहरण से देखेंगे कि कैसे होगा ये। ठीक है, और चिन्ह क्या आएगा? जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी परिणाम आएगा उसमें चिन्ह क्या आएगा? धन का आएगा। और अगर दोनों संख्याएं अगर ऋणात्मक है तो भी क्या होंगी? संख्याएं आपस में जुड़ेंगी। ठीक है, उनको जोड़ना है, लेकिन चिन्ह क्या आएगा? ऋण का आएगा। मतलब अगर दोनों धनात्मक संख्याएं हैं तो भी जुड़ेंगी और दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं तो भी जुड़ेंगी। लेकिन अगर धनात्मक संख्याएं हैं तो चिन्ह धन का आएगा और अगर ऋणात्मक संख्याएं हैं तो चिन्ह क्या आएगा? ऋण का आएगा। ये है नियम 1। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 5 + 8। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये 5 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब क्या है कि इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, गणित में अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो ये मानते हैं कि इसके आगे प्लस चिन्ह लगा है, ताकि बार बार प्लस चिन्ह को न लगाना पड़े और लिखना आसान हो जाए। ठीक है, और ये 8 है तो 8 के आगे प्लस चिन्ह लगा हुआ है, तो दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? आपस में जुड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा? 8 और 5 13। ठीक है, और चिन्ह किसका आएगा? प्लस का आएगा। तो प्लस है इसलिए हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब एक और उदाहरण मान लीजिए एक और उदाहरण है, मान लीजिए -7 - 9। तो देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह है, ये एक ऋणात्मक संख्या है। जब भी कोई धनात्मक संख्या के आगे चिन्ह नहीं लगा होता तो हम मानते हैं कि वो एक धनात्मक संख्या है, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह हमेशा लगाया जाता है। ठीक है, तो ये ऋणात्मक संख्या है -7 और -9, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो ये भी क्या होंगी? आपस में जुड़ेंगी। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, और चिन्ह क्या आएगा? इस बार नेगेटिव आएगा। तो क्या परिणाम आएगा? -16। ठीक है, दोनों धनात्मक संख्याएं होंगी तो चिन्ह धन का आएगा और दोनों ऋणात्मक संख्याएं होंगी तो चिन्ह माइनस का आएगा। तो ऐसे हम इस नियम का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब हम नियम नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, नियम 2 क्या होता है? दूसरा नंबर का रूल क्या है कि अगर एक धनात्मक संख्या है
और एक ऋणात्मक संख्या है, या एक ऋणात्मक संख्या है और दूसरी धनात्मक संख्या है, तो यहाँ पे गणितीय संक्रिया कौन सी होगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होगा, घटाना होगा, संख्याएं आपस में घट जाएंगी, ठीक है। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आएगा, ठीक है, उसका चिन्ह आएगा। तो नियम नंबर 2 क्या है कि अगर एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है, या एक ऋणात्मक संख्या है और एक धनात्मक संख्या है, तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, जो गणितीय संक्रिया होगी, वो क्या होगी, घटाना होगी, ठीक है। दोनों संख्याएं आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या होगी। अगर धनात्मक संख्या बड़ी है तो धन का चिन्ह आएगा, और ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो ऋण का चिन्ह आएगा। अब हम उदाहरण देखते हैं। सपोज एक एग्जांपल है 10 माइनस 7, ठीक है। तो पहली संख्या धनात्मक है, दूसरी संख्या क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। तो क्या होगा, एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है, तो संख्याएं क्या होंगी, आपस में घट जाएंगी। तो 10 में से 7 घटेगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, 10, तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, +3। अब सपोज एक एग्जांपल है -8 + 2, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो एक ऋणात्मक संख्या है और एक धनात्मक संख्या है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, संख्याएं आपस में घटेगी। जो भी बड़ी संख्या है, ठीक है, 8 बड़ा है, हम अभी चिन्ह को इग्नोर करेंगे, ठीक है, चिन्ह को नहीं देखेंगे, 8 बड़ा है और 2 क्या है, छोटा है, तो 8 में से 2 घट जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, और चिन्ह किसका आएगा, ऋण का आएगा। तो ऐसे हम इन नियमों का उपयोग करेंगे। एक मैं शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। जब भी नियम 1 क्या कहता है कि अगर दो संख्याएं धनात्मक हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपस में जुड़ेंगी, चिन्ह क्या आएगा, धन का आएगा। अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो संख्याएं क्या होंगी, जुड़ेंगी, चिन्ह किसका आएगा, ऋण का आएगा। लेकिन एक संख्या अगर धन है और एक संख्या ऋण है, तो संख्याएं क्या होंगी आपस में, अगर अलग अलग चिन्ह हैं तो आपस में संख्याएं घट जाएंगी, और चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। जैसे यहाँ 10 था, 10 में से हमने 7 घटाया, कितना बचा, 3, संख्या कौन सी बड़ी है, 10 बड़ी है, तो चिन्ह किसका आया, प्लस का। यहाँ -8 है और यहाँ पे क्या है, +2 है, ठीक है, ऋण 8 है और धन 2 है, तो यहाँ पे क्या होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होगा, क्या होगी, संख्याएं आपस में घट जाएंगी। तो 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ऐसे इन नियमों को हम याद रखेंगे और हम पूर्णांकों को जोड़ेंगे और घटाएंगे, जिसका हम यूज करेंगे जब हम प्रश्नों को करेंगे, प्रश्नावली 1 2 3 4 को। तो इन नियमों को हम याद रखेंगे जो हमें आगे भी बहुत काम आएंगे, ठीक है। अगर आपको इसके पीछे का लॉजिक समझना है कि ऐसा क्यों होता है, तो मैंने नंबर लाइन पे एक फुल डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वो आप दे सकते हैं और इसके पीछे का जो लॉजिक है उसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम गुणा और भाग के नियमों को देखेंगे, ठीक है। इसमें नियम 1 क्या होता है, इसका नियम 1 क्या होता है कि अगर हम दो धनात्मक संख्याओं का आपस में गुणा करें या दो धनात्मक संख्याओं का आपस में भाग करें, तो हमें जो परिणाम मिलता है, जो रिजल्ट आता है, वो क्या होती है, एक धनात्मक संख्या होगी। वैसे ही अगर हम दो ऋणात्मक संख्याओं का आपस में गुणा करें या दो ऋणात्मक संख्याओं का आपस में भाग करें, तो जो हमारे पास परिणाम आएगा वो क्या होगी, एक धनात्मक संख्या होगी, ठीक है। मतलब अगर सेम चिन्हों वाली संख्याओं का अगर हम गुणा या भाग करें तो हमें एक धनात्मक संख्या मिलेगी, ये होता है नियम 1। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने -2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो 2 और 3 का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, 6, और ऋण का आपस में गुणा होगा तो क्या आएगा, धन आएगा। मतलब एक जैसे चिन्ह है, तो चिन्हों का जब एक जैसे चिन्हों का आपस में गुणा होता है तो एक धनात्मक संख्या आती है, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए 3 है इंटू 6 है, तो ये भी धनात्मक संख्या है, ये भी धनात्मक संख्या है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, एक धनात्मक संख्या मिलेगी। ये होता है नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 क्या होता है कि अगर एक धनात्मक संख्या का एक ऋणात्मक संख्या में गुणा करें या एक ऋणात्मक संख्या का एक धनात्मक संख्या में गुणा करें,
या एक धनात्मक संख्या का ऋणात्मक संख्या से भाग करें या एक ऋणात्मक संख्या का धनात्मक संख्या से भाग करें, मतलब अगर अलग अलग चिन्हों वाली संख्याओं का गुणा या भाग करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, एक ऋणात्मक संख्या होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है -3 + 5। -3 का अगर मैं +5 में गुणा करूंगा तो 3 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 15। और माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, वैसे ही अगर मान लीजिए 5 × -8, ठीक है, तो प्लस क्या है, एक धनात्मक संख्या है और ये क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है। तो परिणाम क्या आएगा, 5 और 8 का गुणा किया तो 40 आ गया, माइनस प्लस और माइनस का गुणा किया तो क्या आ गया, माइनस आ गया। वैसे ही भाग में होता है, अगर मान लीजिए -8 है डिवाइड बाय 2 है, तो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो क्या आएगा, -4 आएगा। ऋण को अगर हम धन से भाग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो अगर हम एक जैसे चिन्हों वाली संख्याओं का अगर गुणा या भाग करेंगे तो धनात्मक संख्या मिलेगी, और अलग अलग चिन्हों वाली संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो ऋणात्मक संख्या मिलेगी। ठीक है, ये होते हैं पूर्णांकों के जोड़, घटाना और गुणा भाग के 4 नियम जो आपको पता होने चाहिए। इनके आधार पर हम पूर्णांकों के सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो अब हम पूर्णांकों के कुछ गुण पढ़ेंगे जिससे हमें प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी। तो पहला गुण होता है समृद्ध का गुण। इसका क्या मतलब है, उदाहरण ले लेता हूं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 5 + 2, ठीक है, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 7। तो ये होता है समृद्ध का गुण, मतलब अगर हम दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ें तो हमें एक पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, ये होता है समृद्ध का गुण। अगर मैं दो पूर्णांकों को आपस में घटा दूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, एक पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं लेता हूं तो यहाँ देखिए 8 है, -8 + 2 है, बड़ी संख्या क्या है, 8 है, तो चिन्ह माइनस का आएगा और ये क्या होंगी, आपस में घटेंगी, तो 8 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये भी क्या आया, एक पूर्णांक आया। तो ये होता है समृद्ध का गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब अगर हम दो इंटीजर्स को या दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ें या घटाएं तो हमें एक इंटीजर ही प्राप्त होगा, एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। इसे कहते हैं समृद्ध का गुण। ठीक है, दूसरा गुण क्या होता है, क्रम विनिमय का गुण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम दो पूर्णांकों को अगर हम ऐड करें, ठीक है, और अगर इनका स्थान बदल दें, ठीक है, इनके स्थान को अगर हम पलट दें तो जो परिणाम आएगा वो क्या होगा, बराबर ही होगा। मतलब 5 + 6 कितना होगा, 11, और 6 + 5 भी कितना होगा, 11। तो जोड़ने में तो ये गुण काम करता है। अगर हम दो पूर्णांकों को अगर जोड़ें और उनके स्थान को अगर हम बदल दें, क्रम विनिमय का मतलब क्या है, हमने उनके क्रम को बदल दिया, आपस में क्रम को बदल दिया, तो हमें जो परिणाम प्राप्त होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन घटाने में क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो देखिए 5 - 6 कितना हो जाएगा, 5 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। लेकिन अगर मैं इनके स्थानों को बदल दूं, अगर मैं 6 - 5 कर दूं तो परिणाम क्या आएगा, 6 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, 1, और यहाँ पे 6 बड़ा है तो क्या आएगा, +1। तो ये आपस में बराबर नहीं है। मतलब क्रम विनिमय का जो गुण है वो जोड़ में तो काम करता है, संख्याओं को अगर हम जोड़ रहे हैं तो काम करता है, लेकिन घटाने में जो पूर्ण संख्याओं पर अगर हम संख्याओं को घटा रहे हैं तो पूर्णांकों में क्रम विनिमयता लागू नहीं होगी। तो जोड़ने में तो जो क्रम विनिमय का गुण है वो काम करेगा, लेकिन घटाने में क्रम विनिमय का काम नहीं करेगा। मतलब अगर दो पूर्णांक संख्याएं हैं और वो आपस में अगर घट रही हैं तो हम उनके स्थानों को परिवर्तित करके नहीं लिख सकते। ठीक है, ये होता है क्रम विनिमय का गुण। तो साहचर्य का गुण क्या होता है, हम एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, 5 + 6 + 9। ठीक है, 5 में हमने 6 और 9 को जोड़ना है। ये ब्रैकेट का मतलब, कोष्टक का मतलब ये है कि पहले हम इनको हल करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो 5 + 6 और 9 कितना हो गया, 15। तो क्या आएगा हमारे पास में परिणाम, 20 आएगा। तो साहचर्य का गुण ये होता है कि अगर हम, जैसे हमने यहाँ पे इन दोनों का जोड़ा बनाया, इन दोनों को हमने पहले ऐड किया, अगर हम सपोज
इस तरीके से अगर सॉल्व करें, मतलब 5 को अगर 6 में पहले जोड़ दें तो क्या रिजल्ट आएगा, 6 और 5 11 प्लस 9 कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो अगर हम इन संख्याओं में जो जिनको हम पहले हम ऐड कर रहे हैं, अगर हम इनके स्थान, तो साहचर्य का गुण क्या होता है कि देखिए यहां पर हमने 6 और 9 को जोड़ा, फिर उसको हमने 5 में ऐड किया। ठीक है, तो हमें क्या रिजल्ट मिला 20। अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें कि हम 5 और 6 को पहले ऐड करें और फिर बाद में अगर उसमें 9 को जोड़ें तो भी हमें क्या मिलता है 20 मिलेगा। तो जो साहचर्य का गुण होता है वो भी जोड़ में तो काम करता है। अगर संख्याएं जुड़ रही हैं तो जोड़ने में साहचर्य का गुण काम करता है। आप किसी भी संख्या को किसी भी संख्या में पहले जोड़ सकते हैं, उसके बाद में उसमें दूसरी संख्या जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे अगर ऋण चिन्ह होता, अगर यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं हैं, ठीक है, तो क्या ये गुण काम करेगा, हम देखते हैं। देखिए 5 है, यहाँ पे ऋण चिन्ह है, 6 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, अभी हमने देखा क्या होता है, 6 में से 9 जाएगा तो घट जाएंगी संख्याएं, 9 बड़ा है इसलिए चिन्ह किसका आएगा, ऋण का आएगा। तो जब भी ऋण संख्या आएगी तो हम उसको छोटे से कोष्टक में लिखेंगे। अब ये ऋण है, जब ये ऋण इसके साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक है, हमने नियम पढ़े थे कि दो सेम चिन्हों का अगर आपस में गुणा होता है तो क्या हो जाता है, धन हो जाता है। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसको हम इस तरीके से सॉल्व करें कि हम इन दोनों का जोड़ा बनाएं, 5 - 6 - 9, तो भी क्या हमें 8 मिलेगा, हम देखते हैं। 5 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा -1, 6 में से 5 घट गया, चिन्ह माइनस का आएगा, -9। अब दोनों सेम चिन्हों वाली संख्याएं हैं, आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या आएगा -10 आएगा। तो देखिए ये आपस में बराबर नहीं है, मतलब जो साहचर्य का गुण होता है वो जोड़ने में तो काम करता है, हम जोड़ रहे हैं तो हम संख्याओं के स्थान को बदल सकते हैं, लेकिन अगर हम संख्याओं को घटा रहे हैं तब हम संख्या के स्थान को नहीं बदल सकते। ठीक है, तो जो सहचारिता है वो जोड़ने में तो काम करेगी लेकिन घटाने में काम नहीं करेगी। वैसे ही जो क्रम विनिमेयता है, क्रम विनिमय का गुण है, वो भी जोड़ में तो काम करेगा, जोड़ने में तो काम करेगा लेकिन घटाने में काम नहीं करेगा। ठीक है, अब एक जो टॉपिक आपके बुक में है वो है योज्य तत्समक। तो इसका मतलब हम जानेंगे कि योज्य तत्समक, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब होता है, योज्य तत्समक का मतलब ये होता है किसी भी संख्या का योज्य तत्समक क्या होता है कि अगर हम उसे उस संख्या में जोड़ें तो हमें वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 5 है, 5 में हम क्या ऐड करें कि हमें 5 ही मिलेगा, 5 में हम क्या ऐड करें कि हमें 5 ही मिले, तो ऐसी सिर्फ एक ही संख्या होती है, वो होती है 0। अगर हम किसी संख्या में अगर 0 अगर हम ऐड करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। अगर आप यहाँ पे कोई और संख्या जोड़ देंगे तो हमें कुछ और प्राप्त होगा। ठीक है, तो 0 जो होता है, शून्य जो होता है, वो किसी भी संख्या का क्या होता है, योज्य तत्समक होता है या एडिटिव आइडेंटिटी होती है। सेकेंड है हमारा गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो संख्या अगर हम उसका किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करेंगे, ठीक है, इस संख्या का गुणात्मक तत्समक क्या होगा कि अगर हम उसका उसमें गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर होता है 1। अगर आप 1 का किसी भी संख्या में अगर आप गुणा करेंगे तो आपको वही संख्या मिलेगी। 6 में अगर आप 1 का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो 6 जो होता है वो क्या होता है, पूर्णांकों का गुणात्मक तत्समक होता है। किसी भी पूर्णांक का योज्य तत्समक क्या होगा, 0 होगा। योज्य का मतलब है योग, ठीक है, अगर हम उसमें योग का मतलब जोड़ना, अगर हम किसी संख्या में 0 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। तो 0 क्या होता है, पूर्णांकों का योज्य तत्समक होता है। 1 जो होता है वो क्या होता है, पूर्णांकों का गुणात्मक तत्समक होता है। अगर हम 1 का अगर पूर्णांक में गुणा करेंगे तो हमें जो परिणाम मिलेगा वही पूर्णांक मिलेगा। तो 1 जो होता है वो गुणात्मक तत्समक होता है और 0 क्या होता है, योज्य तत्समक होता है। अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आपको प्रश्न स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न क्या है कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। ठीक है, ये एक संख्या रेखा दी गई है, यहाँ पे बहुत सारे शहरों के नाम लिखे हैं और ये जो दर्शा रहा है संख्या रेखा वो क्या है, वहां का तापमान है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है,
तो प्रश्न इसमें हमें 4 प्रश्न पूछे हुए हैं। पहला प्रश्न क्या है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। ये संख्या रेखा आपको दिख रही है, ठीक है, इसमें बहुत सारे शहरों के नाम लिखे हुए हैं, हमें बताना है कि कौन से शहर का तापमान क्या है। तो संख्या रेखा हमने पढ़ी है, तो देखिए हमने पहला लिख लिया लाहौस्पति। लाहौस्पति का क्या तापमान है, ये 0 है, ये -5 है, फिर -5 के हमने 1 2 3, तो ये कितना हो गया -5 -6 -7 -8। तो लाहौस्पति का तापमान क्या हो गया -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस तापमान को नापने की इकाई है। वैसे श्रीनगर, श्रीनगर का क्या तापमान है, ये 0 है, इससे कितना पीछे है बाएं साइड में 0 -1 -2, तो श्रीनगर का तापमान क्या हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। फिर तीसरा है शिमला। शिमला कहां पर है +5 0 1 2 3 4 5, तो शिमला का क्या तापमान हुआ 5 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही क्या है ऊटी। ऊटी कहां पर है, देखिए दाएं साइड में +10 1 2 3 4, मतलब 11 12 13 14 14, तो इसका क्या हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद में क्या है बैंगलोर। बैंगलोर का तापमान क्या है 20 21 22, ठीक है, तो बैंगलोर का तापमान क्या होगा 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इसका पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न क्या है, उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। हमसे सेकंड जो प्रश्न पूछा है उसमें ये पूछा है कि सबसे जो गर्म है, ठीक है, गर्म मतलब जहां का तापमान सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा गर्म होगा, और सबसे जो ठंडा है उनके तापमानों में कितना अंतर है, ठीक। तापमान सबसे ज्यादा है, सबसे गर्म का मतलब क्या हुआ जहां का तापमान सबसे ज्यादा है। कहां का तापमान सबसे ज्यादा है बैंगलोर का 22 डिग्री सेल्सियस, और सबसे कम कहां है, सबसे कम मतलब सबसे छोटी संख्या हम पढ़ चुके हैं -8। संख्या रेखा पर जो सबसे बाएं साइड में होगी कौन सी है लाहौल-स्पीति, तो वहां का तापमान कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये बताना है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडे शहर के बीच के तापमान का अंतर कितना है। अंतर मतलब हमें उनको आपस में घटाना है। तो सबसे गर्म में से सबसे ठंडा जो शहर है उसके तापमान को हम घटा देंगे। तो सबसे गर्म का तापमान कितना है 22 डिग्री सेल्सियस, माइनस सबसे ठंडे का तापमान कितना है -8, ठीक है। अब हमने नियम पढ़ा है कि दो ऋणात्मक अगर चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 22 और 8 कितना आया 30। तो सबसे गर्म और सबसे ठंडे प्रदेश, तो सबसे गर्म और सबसे ठंडे शहर के बीच के तापमान का फर्क कितना है, डिफरेंस या उनके बीच का अंतर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तीसरा प्रश्न ये है कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। तो हम क्या करेंगे उनके बीच का अंतर निकालेंगे। तो श्रीनगर का तापमान कितना है और लाहौल स्पीति का तापमान कितना है। श्रीनगर का तापमान क्या है -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और लाहौल स्पीति का तापमान कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। देखिए हमें अंतर निकालना है तो बीच में ऋण चिन्ह रहेगा और हम यहाँ पे जो संख्या है उसको उसके चिन्ह के साथ कोष्टक में लिखेंगे, ठीक है। ये माइनस जो है वो 8 के साथ है, ठीक है, तो हमने इसको क्या लिखा -8 लिखा। अब इसको हम हल करेंगे, ये माइनस अपनी जगह रहेगा, ये माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा, दो एक जैसे चिन्हों का गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो जोड़ और घटाने का नियम यहाँ पे लागू होगा, तो आपस में ये क्या हो जाएंगी आपस में घट जाएंगी, ठीक है। तो 8 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 6 आएगा, और चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 8 है, तो किसका चिन्ह आएगा प्लस का चिन्ह आएगा। तो क्या आएगा आंसर हमारा 6 डिग्री सेल्सियस। मतलब श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच का जो तापमान है उसमें कितना अंतर है 6 डिग्री सेल्सियस का अंतर है दोनों के बीच में, ठीक है। अब इसका जो डी वाला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। मतलब हमें क्या पूछा गया है कि जो शिमला है और श्रीनगर है इनके तापमानों का योग, मतलब अगर हम इन दोनों के तापमानों को अगर हम जोड़ें
तो क्या जो तापमान आएगा वो श्रीनगर के तापमान से कम है? तो हम क्या करेंगे, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग निकालेंगे। शिमला का तापमान, शिमला प्लस श्रीनगर, ठीक है। शिमला का तापमान कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम इनका योग निकालेंगे, हमने जोड़ दिया 5 प्लस -2, यहां पे हम ब्रैकेट में उसका तापमान लिख रहे हैं उसके चिन्ह के साथ। अब देखिए यहाँ पे एक धनात्मक संख्या है, एक ऋणात्मक संख्या है, इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। दो अलग अलग चिन्हों का गुणा माइनस होता है, तो कितना आएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। मतलब श्रीनगर, शिमला और श्रीनगर के तापमानों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 3 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये बताना है कि जो शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग है वो शिमला के तापमान से कम है क्या? शिमला का तापमान कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों का योग कितना आया, 3 डिग्री सेल्सियस। यस, कम है। तो क्या जवाब हो जाएगा हमारा, हाँ। दूसरा इसमें प्रश्न पूछा है कि क्या इनका योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है, और इनका योग कितना आया, 3 डिग्री सेल्सियस। तो 3 डिग्री सेल्सियस क्या -2 से छोटा है? 3 जो है वो -2 से कम है क्या? नहीं है। माइनस वाला जो नंबर होता है वो हमेशा छोटा होता है, जितना वो माइनस में होगा उतना वो छोटा होगा, ठीक है। तो -2 डिग्री सेल्सियस जो है वो ज्यादा छोटा है, मतलब जो श्रीनगर है उसमें तापमान इन दोनों के योग से ज्यादा है। तो जो दूसरा जो इसका हिस्सा है प्रश्न का, उसमें क्या जवाब आएगा, नहीं। मतलब इनका जो योग है वो श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 क्या आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। प्रश्नोत्तरी का मतलब है एग्जाम, परीक्षा, ठीक है। किसी परीक्षा में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। तो 5 चक्करों में, मतलब 5 राउंड में 5 बार परीक्षा होती है। तो जैक एक स्टूडेंट है, उसको जो नंबर मिलते हैं वो ये हैं, ठीक है। पहले राउंड में उसको 25 मिलते हैं, दूसरे राउंड में -5, फिर तीसरे राउंड में -10, फिर 15, फिर 10, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि उसको अंत में कुल कितने अंक मिले, मतलब हमें क्या करना है, इन सारे अंकों को जोड़ना है, ठीक है। तो जैक 5 राउंड में परीक्षा दे रहा है, 5 राउंड होते हैं। उसको अगर उसने सही उत्तर दिया तो धन में मतलब धनात्मक नंबर मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, और अगर गलत उत्तर देता है तो ऋणात्मक नंबर मिलेंगे। तो ये हमें नंबर दिए हुए हैं। तो प्रश्न ये है कि अंत में जैक को जो नंबर मिले उनका योग क्या है, ठीक है। मतलब सारे नंबरों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, सारे नंबर हमें दिए हुए हैं, हम उनको जोड़ देंगे। 25 प्लस, देखिए जो भी नेगेटिव नंबर होंगे उनको हम पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे, ठीक है। -5 प्लस, तीसरे राउंड में कितने नंबर मिले उसे, -10, प्लस चौथे राउंड में उसे कितने नंबर मिले, 15। धनात्मक संख्याओं को ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, जो ऋणात्मक संख्या है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। फिर 5वें राउंड में उसको कितने मिले, 10। अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट्स को हल करेंगे, इन ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है, इन चिन्हों को हल करेंगे। तो पहले राउंड में 25, हमने 25 को जैसा का वैसे लिख दिया। यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण है, धन और ऋण का गुणा होगा तो क्या आएगा, ऋण आएगा। ऋण 5 हम पढ़ चुके हैं, अलग अलग चिन्हों का आपस में गुणा क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे भी अलग अलग चिन्ह है, इनका गुणा कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पे धन है वो वैसा ही रहेगा, और 10 भी अपनी जगह वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों पदों को, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। तो ये क्या होंगे, आपस में घट जाएंगे, ठीक है। तो 25 में से 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। चिन्ह धनात्मक संख्या का आएगा, 25 धनात्मक है, -10 प्लस 15 प्लस 10। हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाद में जब हमें ये बनने लगेगा तो हम एक साथ बहुत सारे पदों को भी हल कर सकते हैं, बट अभी हम एक एक पद को हल करेंगे। अब यहाँ पे 20 धन है और ये कितना है, नेगेटिव है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं हैं। तो कितना आ जाएगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10 आएगा, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। +15 +10, ठीक है, +15 +10। अब यहाँ पे कितना आएगा, 10 और 15 कितना हो गया, 25 +10।
25 और 10 कितना हो जाएगा 35। तो जेड को कुल कितने अंक मिले 35 अंक मिले। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो बताइए कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बताइए कि बुधवार को तापमान कितना था। तो सोमवार को तापमान कितना था श्रीनगर का, सोमवार को तापमान कितना था, सोमवार को तापमान कितना है सोमवार को तापमान कितना है -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। मंगलवार को तापमान क्या होता है, मंगलवार का, सोमवार का तापमान और मंगलवार का तापमान, मंगलवार का तापमान क्या हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, मतलब -5 से 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें से 2 घटा देंगे, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो, हम इसको हल करेंगे। ठीक है। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो क्या होंगी आपस में जुड़ जाएंगी। तो कितना आ जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे भी आसानी से समझ सकते हैं। सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे श्रीनगर का तापमान ये -5 है। ठीक है। 6 7, तो देखिए 2 कम हो गया, मतलब हम इस साइड वॉक करेंगे, इधर चलेंगे 2 कदम, तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। 2 डिग्री कम हो गया तो 7 आ जाएगा। ठीक है। तो मंगलवार को तापमान कितना आ गया -7 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा है कि बुधवार को तापमान, बुधवार को तापमान क्या हो जाएगा, बुधवार का तापमान क्या दिया है सवाल में कि 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। मंगलवार को तापमान कितना था 60 डिग्री सेल्सियस, तो बुधवार को क्या हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो हम 4 डिग्री सेल्सियस उसमें जोड़ देंगे, तो कितना आएगा। अब यहाँ पे एक ऋण संख्या है, एक धन संख्या है, आपस में दोनों अलग अलग चिन्ह वाली है, तो घट जाएंगी, और चिन्ह किसका आएगा जो बड़ी होगी। तो बड़ी संख्या क्या है 7, तो 7 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 3, तो कितना आ गया तापमान 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ऐसे हम श्रीनगर का तापमान निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है। एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। ठीक है। पनडुब्बी समुद्र के अंदर होती है। ठीक है। तो एक हवाई जहाज जो है वो समुद्र तल से 5000 मीटर की, ये समुद्र तल से, समुद्र की जो सतह है उससे उसकी ऊंचाई दी हुई है कितनी है 5000 मीटर, और पनडुब्बी समुद्र के अंदर होती है, तो पनडुब्बी कितना अंदर है 1200 मीटर अंदर है। ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पर ये एकदम इसके ऊपर आ जाता है। तो हमें ये बताना है, प्रश्न ये पूछा गया है कि इस पॉइंट पे जब वो पनडुब्बी के एकदम ऊपर होगा तो उसकी और पनडुब्बी के बीच में दूरी कितनी है। तो सिंपल है, ये हवाई जहाज है। ठीक है। ये कितना ऊपर उड़ रहा है 5000 मीटर समुद्र तल से, और पनडुब्बी समुद्र तल से कितना नीचे है 1200 मीटर। तो इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों दूरियां हैं इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास में उत्तर कि समुद्र, क्या आएगा हमारा जवाब 5000 प्लस 1200। तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी आएगी, अगर हम 5000 में 1200 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 0 2 5 और 1 6, तो कितना आ गया 6200 मीटर। मतलब हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी कितनी होगी 6200 मीटर। तो पांचवा सवाल ये है कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपए जमा करता है और इसमें से 1642 रुपए निकाल लेता है। यदि खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या में निरूपित किया जाता है तो जमा की गई राशि को आप किस रूप में निरूपित करेंगे। अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा। ठीक है। अगर हम इसे पॉजिटिव, इसको अगर नेगेटिव दिखाएंगे तो इसको पॉजिटिव दिखाएंगे। ठीक है। और अगला सवाल ये है कि निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष कितनी राशि बचेगी। मोहन ने अपने खाते में 2000 रुपए जमा किए और 1642 रुपए निकाल लिए, तो कुल राशि कितनी बचेगी उसकी खाते में। कुल बची हुई राशि क्या होगी, बची हुई राशि कितनी बचेगी 2000 रुपए थे और 1642 उसमें से निकाल लिए, मतलब 1642 क्या हो जाएंगे 1642 क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। आ जाएंगे। तो आप कैसे हल करते हैं इसको, 2000 में से 1642
आप घटा देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 8, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0। तो कितना आ जाएगा 358 रुपए। तो उसकी खाते में टोटल कितने रुपए बचेंगे, 358 रुपए बचेंगे। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 क्या है कि रीता एक स्टूडेंट है, वो बिंदु ए, ठीक है, ये एक बिंदु ए है, ये दो दिशाएं हैं पूर्व और पश्चिम। ठीक है, ये बोर्ड पर हमने इधर बताया कि इधर पूर्व है और इधर क्या है, पश्चिम है। तो प्रश्न ये है कि रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब ए से वो चलती है और बी बिंदु तक आती है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर की दूरी होगी। ठीक है, बिंदु ए से वो जब पूर्व की तरफ चलती है तो वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और उसी सड़क पर जब वो बी से पश्चिम की तरफ चलती है, मतलब वापस मुड़ के जब इस दिशा में आएगी, तो वो टोटल पश्चिम की तरफ 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब 20 किलोमीटर ये, और भी इससे आगे निकल जाएगी, तो यहां पर कितनी दूरी तय करेगी, वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो सवाल ये है कि अगर पूर्व की ओर जो दूरी इसने तय की, अगर हम इसको प्लस दिखाते हैं, ठीक है, तो उसके विपरीत दिशा में दूरी चल रही है। तो प्रश्न ये है कि अगर आप पूर्व की दिशा में अगर धनात्मक संख्या से उसकी दूरी को दिखा रहे हैं, तो जब वो वापस आएगी तो इसके विपरीत है, तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, ये -30 हो जाएगा। ठीक है, इधर 20 किलोमीटर चली वो यहां से, और फिर 30 किलोमीटर वापस आ गई, तो ये अगर हम +30 बोलते हैं पूर्व की दिशा में, तो पश्चिम की दिशा में इसको क्या बोलना पड़ेगा, -30 किलोमीटर। ठीक है, तो हम इसको किससे निरूपित करेंगे, माइनस से निरूपित करेंगे। और हमें यह बताना है कि ए से उसकी अंतिम स्थिति क्या होगी, मतलब ए से उसने कुल दूरी कितनी तय की। तो कुल दूरी उसने कितनी तय की, हम क्या करेंगे, जो दोनों दूरियां उनको जोड़ देंगे। पहले उसने 20 किलोमीटर चला +20, और फिर कितना चला, -30 चला। यही चली इसने टोटल दूरी, 20 किलोमीटर इधर और 30 किलोमीटर दूरी इधर। तो हमें बताना कि ए से वो कहां होगी, तो ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो कितना आएगा, 20 है -30 है, घट जाएंगी संख्याएं आपस में। ठीक है, 30 में से 20 जाएगा तो 10 आएगा, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, माइनस का, तो कितना आएगा, -10 आएगा। मतलब वो कहां पर होगी, पश्चिम की तरफ ए से 10 किलोमीटर दूर खड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ है, तो पश्चिम की तरफ है तो हम उसको किससे दर्शाएंगे, ऋणात्मक संख्या से दर्शाएंगे। तो ऐसे हम जो रीता है, ऐसे हम रीता की बिंदु ए से दूरी पता कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। आप मायावी वर्ग मैजिक स्क्वायर कक्षा 6वीं में पढ़ चुके हैं। तो प्रश्न ये है कि किसी मायावी वर्ग के प्रत्येक पंक्ति, पंक्ति मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, ये पंक्ति होती है और ये स्तंभ होता है, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो मायावी वर्ग क्या होता है, मैजिक स्क्वायर क्या होता है, ये जो स्क्वायर है, ठीक है, तो इसकी जो पंक्तियां हैं, मतलब इन सारे अंकों को अगर हम जोड़ें और इन सारे अंकों को हम जोड़ें, ठीक है, और ऐसे क्रॉस में तिरछे में भी अगर हम सारे अंकों को जोड़ें, तो इनको जोड़ने पे जो अंक आता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ऐसे वर्ग में जिसमें इनका, इनका और इनका योग जोड़ने पे अगर समान अंक आता है, तो उसको हम मायावी वर्ग बोलते हैं। तो हमें बताना है कि क्या ये दोनों में से कौन सा मायावी वर्ग है, क्या ये दोनों मायावी वर्ग हैं या नहीं। इनकी जो पंक्तियां हैं, पंक्तियां मतलब ये वाले जो नंबर्स हैं, इनका हम टोटल सम प्राप्त, मतलब इनका योग निकालेंगे। ठीक है, तो तीनों पंक्तियों का योग निकालते हैं। तो इन तीनों का योग कितना होगा, 5 + -1 + -4। तो देखिए 5 +- तो कितना हो गया, 5 में से एक कितना बचा, 4 -4 कितना आ गया, 0। तो इस पंक्ति का जोड़ कितना आया, 0। वैसे हम इन दोनों को जोड़ेंगे, -2 कितना हो गया, ये दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे, तो -7 हो गया, +7, -7 + 7 अलग अलग चिन्ह है, तो 7 में से 7 घट जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 + 3 -3 कितना आ गया, 0 + 3 3, 3 - 3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इन तीनों पंक्तियों का जो योग है वो कितना आया, 0 आ गया। यहां पे अब हम इसके जो स्तंभ है, स्तंभ मतलब ये, ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे, तो 5 -5 + 0, ये भी कितना आ गया, 5 में से 5 घट गया 0, उसमें 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा।
-1 -2 दोनों सेम चिन्ह है, संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो -3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। -4 प्लस 7 -4 प्लस 7 अलग अलग चिन्ह है, संख्याएं घट जाएंगी। 7 में से 4 घट जाएगा तो कितना आएगा, 3, बड़ी संख्या का चिन्ह मतलब 7 का, तो 3 आएगा। 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0। मतलब तीनों पंक्तियों का जोड़ भी कितना आया, 0, और तीनों स्तंभों का जोड़ भी कितना आया, 0। अब हम इसके विकर्णों को जोड़ेंगे। विकर्ण मतलब ये डायगोनल, तिरछे में। 5 माइनस 2 घट जाएंगी संख्याएं, 3 आएगा। 3 प्लस -3 तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0। तो इस वाले जो विकर्ण है उसका भी अंक कितना आया, 0 आया। अब इनको जोड़ेंगे, 0, ठीक है, ये लास्ट वाला 0 प्लस -2 प्लस -4, तो 0 और +2 कितना, -2 कितना हो जाएगा, -2, और माइनस प्लस माइनस माइनस -4, तो ये कितना आया, -6। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आया, -6। तो बाकी सबको जोड़ने पे तो 0 आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो विकर्ण है इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, -6। तो ये जो है ये एक मायावी वर्ग नहीं है। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें ये तीनों अंकों को हम जोड़ेंगे, 1 प्लस -10 प्लस 0, तो 1 प्लस -10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10, 0 को हम ऐड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, ठीक है, 10 में से 1 माइनस हो जाएगा 9, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो -9 आया। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, -4 -3 -2, तीनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, आपस में जुड़ जाएंगी, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 4 3 7 2 9, कितना आया, -9, ठीक है। इन तीनों को जोड़ के देखते हैं हम, -6 प्लस 4 -7, इसको हल करेंगे, 6 4, ये प्लस और माइनस -7, ठीक है। तो अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी आपस में। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या क्या है, 6, तो -2। इन दोनों को हल करने पे -2 आया, -7, दोनों माइनस माइनस है, कितना आ गया, -9। मतलब इन तीनों को जोड़ने पे हमें क्या मिल रहा है, -9 मिल रहा है। अब हम इन तीनों को जोड़ के देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 -4 प्लस -6, तो ये प्लस माइनस का गुणा करने पे क्या हो गया, माइनस, ये प्लस माइनस का गुणा करने पे माइनस, तो दोनों माइनस माइनस है, ये आपस में जुड़ जाएंगी, या इस ऐसे हम हल करते हैं, ठीक है। ये प्लस है ये माइनस है, तो ये आपस में घटेंगी, तो कितना आएगा, 3, 4 में से 1 गया 3, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, -6, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ गया, -9। इसको जोड़ने पे भी कितना आ गया, -9। अब देखिए इनको जोड़ेंगे, ये माइनस है आपस में जुड़ जाएंगी, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है, और ये प्लस है। चलिए हल करके देखते हैं, अब इनको हल करते हैं, ठीक है। -10 प्लस -10 प्लस 4, अब देखिए -10, ये प्लस और माइनस कितना हो गया, माइनस प्लस 4, दोनों माइनस है तो कितना हो गया, -13 प्लस 4, ये माइनस है ये प्लस है, घट जाएंगी, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, 13 में से 4 गया 9, तो कितना आया, -9। तो इन तीनों को जोड़ने पे भी माइनस आया। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, 0 प्लस -2 प्लस -7, तो 0 -2 -7, 0 में से कुछ भी घटेगा तो 0 हट जाए, ठीक है। अब क्या आएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और 0 ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -2 और -7 कितना हो गया, -9। मतलब इन तीनों को भी जोड़ने पे कितना आया, -9 आया। इन तीनों को जोड़ने पे भी -9 आया, इन तीनों को जोड़ने पे भी माइनस आया। अब हम इन तीनों को भी जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि तीनों पंक्तियों को जोड़ने पे भी -9 आ रहा है, तीनों स्तंभों को जोड़ने पे भी -9 आ रहा है, ठीक है। अब हम विकर्णों को जोड़ेंगे, विकर्ण मतलब ये जो तिरछे में है, ठीक है, क्रॉस में जो है, तो 1 -3 -7, 1 -3 -7, तो कितना आएगा, 1 प्लस माइनस माइनस 3 -7। अब देखिए प्लस है माइनस है, घट जाएंगी, तो -2 -7, -2 -7 कितना आ गया, -9। अब दूसरा विकर्ण कौन सा है, ये है, तो इन तीनों को भी हम जोड़ेंगे, -6 प्लस -3 प्लस 0,
तो ये माइनस है, ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 0, ठीक है। माइनस माइनस ये ऐड हो जाएंगे, 0 जोड़ेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, -9। तो हमने देखा कि इसकी तीनों पंक्तियों को जोड़ने पर, तीनों स्तंभों को जोड़ने पर और दोनों विकर्णों को जोड़ने पर कितना आता है, -9 आता है। तो हमने क्या देखा कि इसकी तीनों पंक्तियों को जोड़ने पर और तीनों स्तंभों को जोड़ने पर और दोनों विकर्णों को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, -9। तो ये क्या है, एक मायावी वर्ग है, ये एक मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। नंबर 8 क्या है, a और b निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस माइनस बी बराबर a प्लस बी ऐसा होता है, हमें सत्यापित करना है। सत्यापित करना है का मतलब हमें यहाँ पे a और b की जो भी मान दिए हैं वो मान को हमें इस समीकरण में रखना है, ये जो हमें दिया है इसमें रखना है, और हमें देखना है कि इस साइड जो वैल्यू आती है वो इसके बराबर आती है क्या, ठीक है। तो हम कैसे हल करेंगे, हमें ये मान दिए हुए a बराबर कितना दिया हुआ है 21 और b बराबर कितना दिया हुआ है 18। तो हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो a माइनस माइनस बी, पहले हम इसको निकालते हैं, a माइनस माइनस बी क्या आएगा, a का मान कितना है 21, माइनस चिन्ह की जगह माइनस ब्रैकेट, b की जगह कितना है 18, ठीक है। तो देखिए a यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, दोनों का सेम चिन्हों का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 18 माइनस माइनस प्लस 18, 21 और 18 कितना आ जाएगा 39। अब हम क्या निकालेंगे, a प्लस बी का मान निकालेंगे, ठीक है। हमने अभी ये निकाल लिया, अब हम ये निकालेंगे, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर कितना है 21 और b बराबर क्या है 18। तो क्या आया, 21 और 18 क्या आया 39। तो सत्यापित हो गया, सही आया। तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए, ये इसलिए का चिन्ह होता है, इसलिए क्या हो जाएगा a माइनस माइनस बी बराबर a प्लस बी। यही तो हमें सत्यापित करना था, हमें सिद्ध करना था कि a प्लस बी, a माइनस माइनस बी बराबर a प्लस बी होता है कि नहीं होता है। तो इसी तरीके से आप इस प्रश्न के बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ a और b का मान रखना है और ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि आपको इन चिन्हों का यूज करना है और ये जो बॉक्स बनाया है इसमें एक चिन्ह लगाना है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये क्या चिन्ह होता है, ये आप पढ़ चुके हैं 6th क्लास में, ये ग्रेटर देन साइन होता है, बड़ा है का चिन्ह। मतलब इसमें क्या होगा, यहाँ जहां पर दो बिंदु हैं उस तरफ बड़ा संख्या आएगी, उस तरफ बड़ी संख्या आएगी, और जिधर एक बिंदु है वो क्या है, छोटी संख्या आएगी, ठीक है। ये छोटा है का चिन्ह है, इसमें क्या होगा, इस साइड बड़ी संख्या आएगी और इस साइड क्या होगा, छोटी संख्या आएगी, और ये बराबर का चिन्ह है। मतलब अगर सपोज यहाँ पे 7 है 3 है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 7 क्या है, बड़ा है 3 से, और हम यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 11 है, तो 6 क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे कि 6 क्या है 11 से छोटा है। तो हमें क्या करना है इन प्रश्नों में, हमें ये पता करना है कि यहाँ जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, जो इस साइड में जो संख्या दी हुई है और इस साइड में जो संख्या दी है इनको हम हल करेंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि इधर जो संख्या आती है वो इससे बड़ी है या छोटी है, उस हिसाब से हम यहाँ पे चिन्ह का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम हल करते हैं, -8 है प्लस -4 है, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -8 आ गया, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, अलग अलग चिन्हों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4, ठीक है। यहाँ पे हमें नहीं पता क्या लगाना है, यहाँ पे क्या है -8 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गए, ऐड हो गए, 12 आ गया, ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों सेम चिन्ह है तो जुड़ गए, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएंगी संख्याएं, 8 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 4, और चिन्ह बड़ी संख्या का तो क्या आएगा -4। अब देखिए -12 है और -4 है, अब इसमें से क्या बड़ा है क्या छोटा है, तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि ऋणात्मक संख्याएं जितनी भी बड़ी होंगी उतनी ही छोटी होती हैं। उदाहरण के लिए हमने बताया था, मान लीजिए इसने 12 रुपए उधार ले रखे हैं और इसने 4 रुपए उधार लिए हुए हैं, तो ये ज्यादा गरीब है, मतलब ये क्या है, छोटा है, ठीक है। तो छोटा है वाला जो चिन्ह है वो आएगा, मतलब ये एक बिंदु इधर आएगा और दो बिंदु क्या आएंगे इस तरफ आएंगे, ये वाली संख्या क्या है, बड़ी है। तो ऐसे ही हम बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न ये है कि पानी के
पानी के एक तालाब के अंदर की ओर सीढ़ियां हैं, एक तालाब है और अंदर की ओर उसमें सीढ़ियां बनी हुई है। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, मतलब 1 नंबर की सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पहली सीढ़ी पर। पानी जो है वो 9वीं सीढ़ी पर है, यहाँ पर पानी है। तो इसका पहला प्रश्न ये है कि बंदर एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर, मतलब एक छलांग वो लगाएगा तो 3 सीढ़ियां नीचे की ओर आता है और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर चला जाता है। एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर आता है और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर आ जाता है। तो कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा? तो हमें यह बताना है कि वो कितनी छलांग लगाएगा और पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा, मतलब कहां पहुंच जाएगा? वो 9वीं सीढ़ी तक पहुंच जाएगा। तो देखिए, पहली छलांग में वो क्या करता है? 3 सीढ़ियां नीचे आता है, ठीक है। तो पहली छलांग लगाई तो कहां आ गया? वो चौथी सीढ़ी पर आ गया। फिर दूसरी जो छलांग लगाई तो वो कहां पहुंच गया? वो दूसरी सीढ़ी पर पहुंच गया। ऊपर छलांग लगाई उसने तो पहली और दूसरी छलांग में वो कौन सी सीढ़ी पर बैठा है? अभी 2 नंबर की सीढ़ी पर बैठा है। फिर जब वो तीसरी छलांग लगाएगा तो 3 सीढ़ी नीचे आ जाएगा, 1 2 3, 5 नंबर की सीढ़ी पर आ गया। फिर 2 छलांगे ऊपर लगाएगा तो कहां पहुंच जाएगा वो? तो तीसरी और चौथी छलांग में वो कहां पहुंच गया? तीसरी सीढ़ी पर पहुंच गया। फिर यहां से 3 छलांग नीचे लगाएगा तो 1 2 6वीं नंबर की सीढ़ी पर आ गया। फिर 2 छलांगे ऊपर लगाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? वो चौथे नंबर की सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में चौथे नंबर की सीढ़ी से 3 छलांगे नीचे लगाता है तो 5 6 7, ठीक है। तो कहां आ गया? वो 7वें नंबर की सीढ़ी पर आ गया। 2 छलांगे ऊपर लगाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? वो 5वें नंबर की सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तो 7वीं और 8वीं छलांग में भी कहां बैठा है? वो 5वें नंबर की सीढ़ी पर बैठा है। अब यहां से फिर 3 छलांगे लगाता है तो कहां पहुंच जाता है? वो 8वें नंबर की सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। और 2 छलांगे ऊपर लगाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? वो 6वें नंबर की सीढ़ी पर। 9 और 10 छलांग में वो कहां बैठा है? अभी 6वें नंबर की सीढ़ी पर। अब जब वो तीन छलांग लगा, 3 सीढ़ियां क्रॉस करेगा अगली छलांग में तो कहां पहुंच जाएगा? वो 9वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। और 9वीं सीढ़ी पर ही क्या है? पानी का स्तर है, तो पानी के स्तर पर पहुंच जाएगा। तो 11वीं छलांग में कहां पहुंच जाएगा? वो पानी के स्तर पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसका प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस हैं, ए बी सी। पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है, अंतर -10 है, और तीसरा क्वेश्चन है कि योग 10 है। तो युग्म का क्या मतलब होता है? युग्म का मतलब हमें 2 नंबर बताने हैं, ऐसे 2 नंबर बताने हैं जिनको जोड़ने पर योग -7 हो। तो उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? -7 आना चाहिए। एक जो सवाल नंबर बी है उसमें क्या बताना है कि उनका अंतर कितना आना चाहिए? -10 आना चाहिए। और तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि उनका योग कितना आना चाहिए? 10 आना। तो ऐसे हम बहुत सारे युग्म बना सकते हैं। युग्म का मतलब ये होता है कि हमें 2 ही नंबर बताने हैं, मतलब सिर्फ 2 नंबर के कॉम्बिनेशंस में हमें ये मिलना चाहिए, ठीक है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। हमें 2 नंबर्स बताने हैं जिनको जोड़ने पे -7 आना चाहिए। तो देखिए -7 है, ठीक है। तो हम कोई भी 2 नेगेटिव नंबर ले लें, क्योंकि हमने रूल पढ़ चुके हैं कि अगर हम 2 नेगेटिव नंबर्स को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें एक नेगेटिव नंबर ही मिलेगा। तो 7 हम किसके ऐड करने पे आ सकता है? -4 प्लस -3, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 3 कितना हो गया? -7, ये हो गया। अगर मान लीजिए किसी और को कुछ और लिखना है तो हम ये भी लिख सकते हैं -5 - 2, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस, ये युग्म है, हमें ऐड करना है, हमें योग बताना है। तो -4 और -3 का योग हमने किया तो हमें क्या मिल गया? -7, -5 और -2 इनका योग करेंगे तो भी क्या मिल जाएगा हमें? -7 मिल जाएगा। वैसे ही हम -6 और -1 का योग करेंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा? -7 मिल जाएगा। तो ऐसे हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं और -7 ला सकते हैं, बट हमें 2 ही नंबर को ऐड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बी, इसमें हमें अंतर क्या लेके आना है? -10 लेके आना है। मतलब हमें अगर एक नंबर में से दूसरा नंबर अगर हम घटाएं तो हमें क्या मिलना चाहिए? -10 मिलना चाहिए। तो अगर हम -6 में से -4 को अगर घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? -10। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3
सॉरी -7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा, -10 मिल जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 11, ठीक है, 1 है -11 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएंगी संख्याएं, चिन्ह किसका आएगा, बड़े नंबर का, तो 11 का चिन्ह आएगा तो क्या मिल जाएगा, -10। तो ऐसे हम कोई भी युग्म बता सकते हैं जिनका अंतर कितना है, -10 है। ऐसे ही आप सवाल नंबर सी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल नंबर तीसरा है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 हैं, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं? ठीक है, तो ये है प्रश्न नंबर 3। तो हमें यहाँ पे 2 टीम दी हुई है, प्रश्नोत्तरी का मतलब एक एग्जाम है, एग्जाम में 3 राउंड हुए, टीम ए को जो मार्क्स मिले वो -40, 10 और 0 मिले, टीम बी को क्या मार्क्स मिले, 10, 0 और -40। तो हमें ये बताना है कि कौन सी टीम को ज्यादा मार्क्स मिले, ठीक है। तो टीम ए के टोटल मार्क्स कितने हैं, टीम ए के कुल मार्क्स कितने हैं, ठीक है, कुल नंबर कितने हैं टीम ए के, -40 हम ऐड कर देंगे, +10 +0, ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, संख्याएं आपस में घट जाएंगी, ठीक है, तो कितना आएगा, -30, क्योंकि चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। वैसे टीम बी के कितने मार्क्स आएंगे, 0 ऐड करने पे तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो क्या आएगा, -30। टीम बी के कुल मार्क्स कितने हैं, कुल नंबर कितने आए टीम बी के, तो 10 + 0 -40, ठीक है, तो 10, 0 10 हो गया, ये -40, ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है तो घट जाएंगी संख्याएं, 40 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 30, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। तो इसके भी कुल मार्क्स कितने आए, -30, और इसके भी कितने आए, कुल मार्क्स कितने आए, -30। तो मतलब टीम ए और टीम बी के मार्क्स कैसे आए, बराबर आए। उसके बाद में ये पूछा है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं? बिल्कुल हम जोड़ सकते हैं, हमने ऑलरेडी क्रम विनिमयता का गुण पढ़ा है, ठीक है। अगर हम पूर्णांकों में अगर उनको जोड़ना है और अगर हम उनके क्रम बदल देते हैं, ठीक है, अगर हम उनके क्रम को अगर हम बदल दें तो उससे जो हमारे पास में रिजल्ट आएगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हम पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सारे नंबर वही थे, यहाँ पे एक अलग क्रम था, यहाँ पे हमने सिर्फ क्रम बदल दिया, ठीक है। तो हमें क्या मिला, रिजल्ट सेम मिला, मतलब दोनों टीम के नंबर क्या आए, बराबर आए, और हम पूर्णांकों के क्रम को हम बदल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, रिक्त स्थानों को भरना है। तो हमने जो शुरुआत में जो गुण पढ़े थे, ठीक है, कौन कौन से गुण हमने पढ़े थे, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने, समृद्ध का गुण पढ़ा था, फिर हमने क्रम विनिमयता पढ़ी थी, फिर हमने सहचारिता पढ़ी थी, साहचर्य का गुण पढ़ा था, हमने योज्य तत्समक पढ़ा था, ठीक है। तो उन्हीं गुणों का यूज करके हम ये जो सारे रिक्त स्थान है इनको हम भरेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, -5 + -8, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो यहाँ पे -8 पहले आ गया, तो हम एक गुण हमने पढ़ा है क्रम विनिमयता का। क्रम विनिमयता का क्या मतलब है कि अगर हम क्रमों को बदल दें, पूर्णांक में अगर हम संख्या के क्रम को बदल दें, अगर उनका योग हो रहा है और अगर हम क्रम को बदल दें, मतलब जो पहले लिखा है उसको हम बाद में लिखते हैं और जो बाद में लिखा है हम वो पहले लिखते हैं, तो उससे उनके जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें फर्क नहीं होगा। तो -5 + -8 लिखा है तो ये पलट गया, -8 पहले आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5। तो ये हमने यहाँ पे क्रम विनिमयता जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। वैसे ये वाले क्वेश्चन में कौन सा गुण यूज होगा, देखिए -53 है, हमें आंसर में भी क्या मिल रहा है, -53। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि हमें -53 मिले, तो हम ऑलरेडी योज्य तत्समक पढ़ चुके हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो ही हमें वो नंबर प्राप्त होगा, अगर हम उसमें कोई दूसरा नंबर ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पे वो नंबर प्राप्त नहीं होगा, हमारा रिजल्ट बदल जाएगा। फिर तीसरा क्या है, 17 में हम क्या ऐड करें कि हमें 0 मिले, ठीक है। तो 17 में अगर हम -17, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इसका योज्य प्रतिलोम, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम। या 17 में जब हम उसका -17 -17 ऐड करेंगे तो 17 में से 17 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा,
ठीक है, शून्य मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 है, 13 प्लस माइनस 12 प्लस फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे क्या हो गया, 13 इस ब्रैकेट के बाहर आ गया और जो माइनस 12 था उसके साथ क्या ऐड हो गया, माइनस 7 ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हम गुण पढ़ चुके हैं, साहचर्य का गुण। साहचर्य या सहचारिता क्या होती है, जैसे सहपाठी होता है ना हमारा दोस्त, तो सहचारिता का मतलब ये है कि इसमें किस नंबर के साथ इसकी दोस्ती है। तो देखिए पहले 13 किसके साथ जुड़ा हुआ था, माइनस 12 के साथ। अब 13 अलग हो गया, इस ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो माइनस 12 की किसके साथ दोस्ती हो गई, माइनस 7 की। मतलब हमने उनके जो जिसके साथ वो ऐड हो रहा था उसका हमने जो कॉम्बिनेशन था उसको बदल दिया। मतलब पहले वो 13 माइनस 12 के साथ ऐड हो रहा था, अब 12 किसके साथ ऐड हो रहा है, माइनस 7। तो इस केस में भी अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इससे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे साहचर्य का गुण लगेगा, तो यहाँ पे 13 प्लस माइनस 12 है, तो तीसरा अंक क्या है, माइनस 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 7। यहाँ पे 13 की दोस्ती इसके साथ थी, यहाँ पे 13 किसके साथ दोस्ती थी, 12 की। अब यहाँ पे किसकी फ्रेंडशिप हो गई, माइनस 12 और माइनस 7 की। तो इस गुण को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य का गुण। अब लास्ट वाला भी वही है, ठीक है, -4 प्लस 15 माइनस 3 है। देखिए इन दोनों की दोस्ती है, अब क्या हुआ, इन दोनों की दोस्ती हो गई, तो बचा क्या, -3। तो ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 1.3 के सवालों को हल करेंगे। हम गुणा के जो नियम होते हैं, पूर्णांकों को गुणा करने के जो नियम होते हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या नियम थे, नियम 1 क्या था, नियम 1 ये था कि अगर हम दो ऋणात्मक संख्याओं का या दो धनात्मक संख्याओं का आपस में गुणा करें तो हमें एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अगर सेम चिन्हों का आपस में गुणा होगा तो हमें क्या होगा, एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। और नियम 2 क्या है कि अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक या एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्याओं का गुणा होगा तो हमें क्या होगा, एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। ये नियम हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमारी ये पूरी प्रश्नावली है, उसके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व। पूर्णांकों के हमने योग और मतलब योग और घटाने के अंतर्गत 3 नियम पढ़े थे। वैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्रम विधि में गुण काम करेगा। ठीक है, जैसे क्रम विधि में गुण जोड़ने में काम करता है, अगर हम सीक्वेंस को बदल दें, नंबर a प्लस बी, मतलब 4 प्लस 5 है, 4 को 5 में जोड़ें या 5 को 4 में जोड़ें तो हमें एक ही परिणाम प्राप्त होता है। वैसे ही क्रम विधि में जो गुण है वो गुणा में भी काम करता है। कैसे, अगर हम 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करें, 4 और 5 का गुणा करें या 5 और 4 का गुणा करें तो सेम परिणाम आएगा। 4 5 जा 20, 4 5 20 और 5 को 20। ठीक है, तो क्रम विधि में का जो गुण है वो गुणा में भी काम करता है। वैसे ही साहचर्य का गुण होगा। ठीक है, अगर ये कोई नंबर है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9। मतलब पहले ये दोनों दोस्त थे, अब ये दोनों दोस्त बन गए, तो इनका जो रिजल्ट आएगा, हमने इसका जो सहचारिता गुण मतलब ये होता है कि इसमें इसके साथ गुणा हो रहा था, अब क्या हुआ, 5 का 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसके साथ गुणा हो रहा है, तो भी हमें रिजल्ट सेम मिलेगा। तो ये भी इसमें काम करता है, गुणा में भी साहचर्य का गुण काम करता है। तीसरा जो गुण है वितरण का गुण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें इसमें यूज होगा। तो देखिए कोई एक सवाल है, 4 ब्रैकेट के बाहर लिखा है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है 7 प्लस 2। इसका मतलब ये है कि 4 क्या होगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें हल मिलेगा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो 4 के साथ में उसका गुणा हो जाएगा। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा है, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई अंक लिखा है उसका मतलब यही होता है कि जब ये ब्रैकेट खुलेगा जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो वितरण का गुण क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वितरण मतलब होता है कि वो बढ़ जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इस 4 को अगर हम अंदर ब्रैकेट के अंदर अगर भेजना चाहें तो 4 अगर ब्रैकेट के अंदर जाता है तो 4 का 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 4 का 2 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये जो गुण होता है ये क्या कहलाता है, वितरण का गुण या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जो 4 बाहर लिखा था उसका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, 4 7 प्लस 2 कितना हो गया, 9। यहाँ पे कितना हो गया, 4 7 28, 4 का 28 प्लस ये कितना हो गया 8, तो ये कितना आया 36 और ये भी कितना आएगा 28 प्लस 8 36। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या होता है, वितरण का गुण। अब सपोज ऐसा लिखा हुआ है कि 4 का मल्टीप्लिकेशन 7 में भी है, 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 में भी है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
4 को हम बाहर लिख सकते हैं, दोनों में है ही कॉमन है 4, तो 4 को हम बाहर लिख सकते हैं और 7 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो ऐसे भी हम वितरण के गुण को यूज कर सकते हैं। इन गुणों के साथ हमें एक और चीज याद रखनी है कि शून्य से गुणन मतलब मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। अगर किसी भी नंबर का अगर हम जीरो के साथ गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। जीरो का क्या मतलब होता है, जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। कुछ नहीं को हम मैथ्स में जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज एक टोकरी है, उसमें हम एप्पल रखते हैं, उसमें एक भी एप्पल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे उसमें क्या है, जीरो है। और अगर हम उसका मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, उसको हम बढ़ाना चाहें तो उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो हम उसको क्या बढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए उसका हम किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, ठीक है। अब हम प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। बाकी ये क्वेश्चंस आप ये वाले जो रूल्स हैं, ये वाले जो नियम हैं, उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1। 3 का हमें किसमें गुणा करना है, -1 में। तो हम क्या करेंगे, हम इन नियमों का यूज करेंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या है। 3 के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब इसके आगे प्लस चिन्ह लगा हुआ है, धन चिन्ह है, और इसके आगे क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 और 1 का गुणा क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 316 है, 316, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस। प्लस को हम नहीं लिखेंगे, प्लस चिन्ह को लिखते नहीं सामने। 316 का गुणा किसमें हो जाएगा, 1 में, तो कितना आएगा, 316 आएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस। 9 और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, 27, मल्टीप्लाई बाय -6 पहले से है, ठीक है। अब माइनस और प्लस क्या हो गया, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 27 और 6 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 182, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें 4 नंबर्स हैं, 4 संख्याएं हैं, तो माइनस और प्लस कितना हो गया, प्लस, सॉरी माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, 2, -3 है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा करने पे क्या आता है, माइनस, ठीक है। जब भी माइनस की संख्या आएगी तो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे। 3 और 4 का गुणा कितना आ गया, माइनस। अब ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस और माइनस का गुणा कितना आएगा, माइनस, और 12 और 2 का गुणा कितना आ जाएगा, 24। तो ऐसे हम इन सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं आप इन नियमों का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है, हमें सत्यापित करना है। सत्यापित करना है मतलब क्या है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो लिखा है ये सही है, मतलब जो इस साइड लिखा है उसके बराबर जो इस साइड लिखा है, ये दोनों संख्याएं बराबर होंगी, ठीक है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, वितरण का गुण है, जो हमने आखिरी में पढ़ा था। 18 का गुणा हो रहा है इन दोनों संख्याओं में, इन दोनों को अगर हम जोड़ें और 18 का गुणा करें तो इसमें क्या किया कि 18 को अंदर इसका वितरण कर दिया, अंदर इसका गुणा कर दिया, तो 18 साथ में भी जाके गुणा हो गया 18 का, और 3 में भी जाके मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो हम इसको हल करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 18 हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 7, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस का गुणा कितना आएगा, माइनस, -3। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा, 126, ठीक है। प्लस 18 में प्लस है, माइनस है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, माइनस, तो कितना आएगा, -54, ठीक है। अब देखिए 18, 7 - 3 कितना हो गया, 4, यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, 126 - 54। अब ये कितना हो गया, 72, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखिए 2, और 12 में से 5 गया, 72, दोनों बराबर है, तो प्रूव हो गया, सत्यापित हो गया। यहाँ पे मतलब ये जो लिखा है वो सही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सत्यापित हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, सत्यापित हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसका जो क्वेश्चन नंबर बी है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 मल्टीप्लाई बाय a किसके समान है। तो हमें बताना है कि -1 इंटू a कोई भी पूर्णांक है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी इंटीजर है ये, तो हमें बताना है कि किसके समान है। तो क्या होगा,
ए क्या है, प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इनका गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। और अगर हम 1 का किसी भी नंबर में गुणा करते तो वही नंबर आएगा, तो ये किसके समान हो गया, माइनस ए के समान। तो 1 का आंसर आएगा माइनस ए, ठीक है, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ए किसके समान होगा, माइनस ए के समान होगा। सवाल दूसरा है वो ये है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है -22। अब देखिए हमने अभी प्रूफ किया कि -1 का अगर a के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -a आएगा। तो हमें ये बताना है कि वो पूर्णांक ज्ञात करना है जिसका -1 के साथ गुणनफल कितना है, -22 है। तो -1 के साथ गुणनफल कितना है, 22 है, तो -1 का यहाँ पे गुणा कितना आता है, -a, तो वो नंबर क्या होगा, 22। भाई 22 का अगर -1 के साथ गुणा करेंगे तो -22 मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 22। सवाल में हमें ये पूछा है कि हमें वो गुणांक बताना है जिसका -1 के साथ गुणनफल करने पे कितना आता है, -22 आता है। तो 22 का अगर हम -1 के साथ गुणनफल करेंगे तो हमें 22 मिल जाएगा। वैसे ही हमें बताना है कि 37 आना चाहिए। तो 37 मतलब हम क्या करेंगे, -37 का अगर -1 के साथ गुणा करेंगे, ठीक है, जो नंबर है उसका नेगेटिव आएगा, -a, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 37 और 1 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 37। तो -37 के साथ अगर -1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 37। तो वो गुणांक क्या है, -37 है। सी है 0, तो 0 में 0 का हम किसी भी नंबर के साथ अगर हम गुणा करें तो हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलेगा, ठीक है। सवाल नंबर 4 ये है कि -1 मल्टीप्लाई बाय 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 1 को निरूपित कीजिए, ठीक है। तो हमें एक पैटर्न बताना है कि -5 + 1, ठीक है, इससे एक ऐसा पैटर्न बनाना है और हमें -1 और -1 के गुणा को निरूपित करना है, मतलब हमें ये मान दर्शाना है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं, एक सीक्वेंस बताना है, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, -5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पैटर्न बनाएंगे, ठीक है, मतलब जो एक जैसा बनता जाएगा वो पैटर्न, उससे ये वाला जो नेक्स्ट जो पैटर्न है वो इससे बनना चाहिए। तो देखिए हम -5 है, अब नेक्स्ट पैटर्न में क्या करते हैं, इसकी वैल्यू 1 से कम कर देते हैं कि हमें क्या लेके आना है, यहाँ पे -1 लेके आना है, -1 तो पहले से है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, -1, तो हम एक एक से घटाते जाएंगे। तो -1 × 4, ठीक है, -1 × 4 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वैल्यू कम कर दी, तो नेक्स्ट पैटर्न क्या बन गया कि -1 × 4 कितना आ गया, -4। -4 को हम क्या लिख सकते हैं, -4 को हम क्या लिख सकते हैं, -5 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। -5 + 1 लिख सकते हैं इसको, 5 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 4, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, ठीक है। तो इन दोनों नंबर से डिराइव होके क्या बन गया, -4। अब इसमें हम एक और कम कर देते हैं, तो -1 × 3 कितना हो जाएगा, -3। हम इसमें एक और कम कर देते हैं, तो -1 × 3, 4 की जगह हमने 3 कर दिया, तो कितना आ गया, -3। -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -4 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों नंबर से मिलके ये बन गया, ठीक है। ये पैटर्न बनता जा रहा है, ठीक है, एक पैटर्न हम डिराइव कर रहे हैं। ये वाले नंबर से ये वाला नंबर बना, हमने एक एक कम किया कि हमें क्या लाना है, -1 लेके आना है, तो एक पैटर्न बनता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, -1, एक और कम कर देते हैं 3 में, तो -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगी वैल्यू, -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 + 1। वैसे यहाँ पे एक और हम कर दें तो क्या आ जाएगा, -1 × 1, ठीक है, तो ये क्या आ गया, -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस कम कर दें, तो अब इसमें अगर हम एक और कम कर दें तो -1, 1 से एक और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, तो कितना आ जाएगा, 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है, -1 + 1 0 आ जाएगा। अब इसमें अगर हम एक और कम करते हैं तो -1 × -1, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस और 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 0, 1। इसको हम तो क्या आ गया लास्ट में, -1 × -1 इज इक्वल टू 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 1। तो हमारा ये निरूपित हो गया और ये एक पैटर्न है, ठीक है, हमने एक पैटर्न डिराइव किया, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में
कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 घंटे प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। तो इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। ठीक है, हिमीकरण क्या होता है? हिमीकरण मतलब कहीं पे भी तापमान को कम करना। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। ठीक है, हिमालय होता है ना, हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। हिमीकरण का मतलब होता है किसी चीज के तापमान को कम करना। तो हिमीकरण प्रक्रिया मतलब हम क्या कर रहे हैं? उसके तापमान को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है शुरुआत, कमरे का तापमान कितना है अभी? 40 डिग्री सेल्सियस। प्रति घंटा तापमान में कितनी कमी आ रही है? 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 घंटे में तापमान कितना गिर रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 10 घंटे में टोटल तापमान में कितनी कमी आएगी? 1 घंटे में 5, तो 10 घंटे में 10 गुना 5, कितने डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा तापमान? 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 10 घंटे में तापमान कितना कम हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस। तो हमको ये बताना है कि 10 घंटे के बाद में तापमान कितना होगा। तो शुरुआत में तापमान कितना था? 40। अब कम कितना हो गया? 50। तो हम इसमें से 50 हटा देंगे, भाई इतना कम हो गया। ठीक है, तो 40 माइनस 50, तो 50 में से 40 घटेगा, कितना आएगा? 10, और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? -10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं के प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। तो हमें नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, एक कोई टेस्ट हो रहा है क्लास में, उसमें अगर आप क्वेश्चन का आंसर सही देंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, अगर आप आंसर गलत देंगे तो आपके 2 नंबर माइनस हो जाएंगे, और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन करेंगे ही नहीं हल, तो आपको 0 मिलेगा। तो उसमें प्रश्न जो पहला पूछा है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है और 6 प्रश्नों के गलत उत्तर देता है। तो हमें ये बताना है कि मोहन को कितने अंक मिलेंगे। तो 4 प्रश्नों के वो सही उत्तर दे रहा है, तो 4 प्रश्न पे उसको कितने अंक मिल जाएंगे? 4 गुना 5 प्लस 6 प्रश्न क्या कर रहा है? वो गलत उत्तर दे रहा है, तो 6 प्रश्नों में से कितने नंबर हो जाएंगे? -2। ठीक है, तो हमें टोटल निकालना है। 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया? 20, और 6 और 2 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस -12, तो कितना आ गया? 8। तो मोहन को कितने मार्क्स मिलेंगे टेस्ट में? 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको इसका सेकंड और थर्ड वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, सेम है। अगला प्रश्न ये है, एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी ग्रे रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपए प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो हमें ये 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ, ठीक है, सफेद सीमेंट बेचने पर लाभ कितना होता है उसको? 1 बोरी पे 8 रुपए का, और स्लेटी सीमेंट बेचने पर हानि कितनी होती है उसको? 1 बोरी पर 5 रुपए की। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की बेचती है और 5000 बोरियां किसकी बेचती है? स्लेटी सीमेंट की बेचती है। तो हमें ये बताना है कि उसे लाभ होगा या हानि, और वो कितनी होगी। ठीक है, तो लाभ या हानि हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, हम लिख लेते हैं कि भाई उसे कितना लाभ या हानि हुई। लाभ या हानि बराबर क्या लिख लेंगे हम? उसने कितनी बोरियां बेची? तो लाभ और हम हानि कैसे निकालेंगे? उसने कितनी बोरियां बेची? व्हाइट सीमेंट की 3000 बोरियां बेची, और 1 बोरी पर उसको कितना लाभ हुआ? 8 रुपए। ठीक है, प्लस उसने स्लेटी सीमेंट कितनी बोरियां बेची? 5000 बोरियां, और यहां हानि हुई, ठीक है, 5 रुपए की। तो अगर लाभ को अगर हम प्लस से दर्शा रहे हैं तो हानि को हम क्या करेंगे? माइनस से दर्शाएंगे। कम होगा ना इतना, हानि मतलब कम, लाभ अगर धन हुआ बड़ा तो हानि क्या होगी? उतने क्या नुकसान हो गया उतने का, तो उतनी कमी हो जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 8 और 3 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 24। तो ये कितना आ गया? 24000 प्लस और माइनस कितना हो गया? माइनस ये कितना आ गया? 25 25,000। ठीक है, तो 24,000 माइनस 25,000 1000 आएगा, और चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का, माइनस का। तो -1000 आ रहा है, मतलब उसको क्या हुआ? कि क्या हुई? हानि हुई। ठीक है, क्योंकि हमने हानि को किससे दर्शाया है? माइनस चिन्ह से। अगर ये प्लस आता तो लाभ होता, और माइनस आया इसलिए क्या हुई? उसको 1000 रुपए की हानि हुई।
सवाल नंबर 2 ये है कि अगर वो स्लेटी सीमेंट की टोटल 6400 बोरियां बेचता है तो उसे सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी पड़ेगी, उसका लाभ और हानि कुछ भी नहीं हो। ठीक है, तो वो स्लेटी सीमेंट की कुल कितनी बोरियां बेच रहा है, 6400 बोरियां, तो उसे हानि होगी क्योंकि स्लेटी सीमेंट में क्या होता है, उसे हानि होती है। एक बोरी पे कितनी हानि होती है, 5 रुपए की, तो इस पे कितनी हानि होगी, टोटल 64,000 इंटू -5, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -32,000। ठीक है, उसे 32,000 रुपए की हानि हो जाएगी। अब उसे सफेद रंग की बोरियां बेचनी है ताकि उसका ये जो हानि हुई है ये रिकवर हो जाए। ठीक है, उसका जो हानि है वो पूरी कवर हो जाए। तो एक बोरी पर उसे 8 रुपए का फायदा होता है सफेद बोरी पर। ठीक, हमें ये निकालना है कि कितनी बोरियां वो बेचेगा सफेद रंग की ताकि उसका ये जो लाभ है, जो हानि हुई है वो रिकवर हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 32,000 जो हानि हुई है उसको हम एक बोरी पर कितना फायदा है, 8 रुपए का, उससे भाग दे देंगे। तो 32 में 8 का भाग जाएगा तो कितना आएगा, 4, और ये 3 0, तो कितना आ गया, 4000। मतलब अगर वो 4000 बोरियां अगर सफेद सीमेंट की बेच देता है तो उसे कितना लाभ हो जाएगा, 4000 इंटू 8, एक बोरी पर 8 रुपए का लाभ होगा, तो 32,000 का फायदा हो जाएगा। तो जो 32,000 का जो नुकसान हुआ है वो उसको उससे रिकवर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है -3, यहाँ पे कितना है, 27। ठीक है, तो हमें यहाँ बताना है कि यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। देखिए यहाँ माइनस लिखा है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस, तो ये तो पक्का है कि यहाँ पे एक माइनस नंबर चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तभी कितना आएगा, प्लस आएगा, तो माइनस चाहिए। अब 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, 3 में किसका गुणा करेंगे तो 27 आएगा, 9 का गुणा करेंगे, 9 ये 27 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 5, यहाँ पे प्लस है, हमें यहाँ क्या चाहिए, माइनस चाहिए। ठीक है, तो जब हम प्लस का किसी माइनस में गुणा करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक माइनस वाला नंबर आएगा। तो अब 5 का किस में हम गुणा करें कि 35 आ जाए, तो 7, तो 7 का हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि किस में गुणा करें तो आप इसका अगर इसका इसमें भाग करेंगे, 35 का अगर साथ में 35 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। वैसे ही 27 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो ऐसे आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसका पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले रूल्स अप्लाई करेंगे, ये वाले नियमों को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस का भाग देने पे क्या आएगा, अलग अलग चिन्ह है तो भाग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और 10 में 30 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3, तो क्या आ गया आंसर, -3। यहाँ पे देखिए 49 है, 49 माइनस है प्लस है तो क्या आएगा, माइनस, और 49 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा, 1। ठीक है, किसी संख्या का अगर उसी संख्या से भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बॉड मास का रूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ब्रैकेट्स हैं तो पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट्स हम बॉड मास का नियम आप 6वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बॉड मास पे मेरा पूरा वीडियो है, आप वो जाकर देख सकते हैं ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्या है, -31 भाग, ठीक है, छोटे वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो -30, ये प्लस है माइनस, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, -1। अब ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो -31 -30 -1 कितना हो गया, दोनों सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएंगी संख्याएं, चिन्ह माइनस का आएगा, -31। अब ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 31 से 31 डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा, 1। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हम ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, नीचे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऊपर जो आएगा हम उसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही आपको इसके बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए इसको सत्यापित कीजिए। ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेशन में जो गुणा है उसमें एक वितरण का नियम पढ़ा था। ठीक है, कि एक अगर इसके साथ गुणा होगा तो वो दोनों में गुणा हो सकता है, लेकिन भाग में ये वाला गुणा, ये वाला जो गुण है ये काम नहीं करता है। ठीक है, भाग में हम वितरण के गुण को यूज नहीं कर सकते, तो हमें इसको सत्यापित करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें ए का मान क्या दिया हुआ है,
12, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2। तो हम इसको सत्यापित करेंगे तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a भागित b प्लस c। तो a का मान कितना है 12, किससे डिवाइड करना है हमें b का मान कितना है -4, c की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। तो 12, अभी माइनस है प्लस है घट जाएंगी संख्याएं, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, -2। अब देखिए प्लस को माइनस से भाग करेंगे तो माइनस आएगा, अलग अलग चिन्ह है, 12 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा -6। तो हमने इसको हल कर लिया, इसकी वैल्यू क्या आई -6। अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है, a भागित b प्लस a भागित c। तो a का मान कितना है 12, किससे भाग करना है b से, तो b का मान कितना है -4 प्लस का चिन्ह है, ठीक है। अब a का मान कितना है 12 और c का मान कितना है 2। तो देखिए 12 में 4 का प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 12 में 4 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 3, प्लस 12 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 3। अब ये माइनस है ये प्लस है तो घट जाएंगी संख्याएं, और बड़ा चिन्ह किसका आएगा प्लस का, तो कितना आया +3। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो सत्यापित हो गया कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। तो ऐसे ही हम इसका जो सवाल नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें क्या करना है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 369 में हम किससे डिवाइड करें तो हमें 369 ही मिलेगा। तो देखिए किसी भी नंबर में अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो ही हमें वो नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। उस नंबर को हमें डिवाइड करना ही नहीं है, डिवाइड करना नहीं है मतलब हम किससे डिवाइड करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वही नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, और ये प्लस है तो प्लस ही आएगा 1, ठीक है, क्योंकि हमें रिजल्ट में भी क्या चाहिए प्लस, ठीक है। तो 369 को अगर हम +1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 369। वैसे यहाँ पे एक प्रश्न है कि यहाँ पर हम किसको हम 4 से डिवाइड करें तो हमें -3 मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए माइनस चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर होगा कि नेगेटिव को जब हम पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस मिलेगा, तो माइनस एक नंबर होगा। अब हम किसको हम 4 से डिवाइड करें तो हमें 3 मिल जाए, तो हम क्या करेंगे 12। हमें नहीं पता तो हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे, 4 3 से कितना होता है 12। तो 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a और b लिखिए। युग्म मतलब दो नंबर हमें बताने हैं ताकि a और b का भाग करने पे कितना आना चाहिए -3 आना चाहिए। उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है जैसे 6 और -2, 6 का -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 आएगा, और प्लस का माइनस से डिवाइड होगा तो क्या होगा माइनस होगा। तो हमें ऐसे 5 युग्म लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे 15 है, 15 को हम किससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में -3। अगर हम 5 से डिवाइड करें -5 से तो प्लस का माइनस से डिवाइड हुआ तो 3 आ गया, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए -12 है, 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करें, -12 को 4 से डिवाइड करें तो ये माइनस है ये प्लस है तो क्या आएगा माइनस, और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। वैसे ही मान लीजिए कि 21 है, 21 को अगर आप -7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस। तो ऐसे मैंने आपको 3 युग्म बता दिए, 2 युग्म आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि आधी रात तक, आधी रात मतलब रात के 12 बजे तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। तापमान किस दर से कम हो रहा है, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, ठीक है। पहले 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, अब 0 से 8 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो हमें ये बताना है, 2 इसमें सवाल पूछे हुए हैं कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाएगा और आधी रात को तापमान का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोपहर 12 बजे तापमान कितना है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, मतलब तापमान का मान क्या है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोपहर 12 बजे तापमान कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। तापमान कमी की दर क्या है
2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। मतलब हर एक घंटे में तापमान का मान 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। कब तक? रात के 12 बजे तक। तो यहाँ पे देखिए 12 बजे, दोपहर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है, एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। मतलब 1 बजे हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस, 2 बजे हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो वैसे ही हमें बताना है कि जब उसका तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाएगा। 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे का मतलब है कि -8 डिग्री सेल्सियस। तो हमें टाइम बताना है कि कितने बजे तापमान -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी जो तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस, इनका क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका अंतर क्या हो जाएगा, हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो अभी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है और -8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब 10 से कितना कम होने पर -8 आएगा। तो 10 माइनस -8, 10 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, कितना आ गया, 18 डिग्री सेल्सियस। मतलब 10 से अगर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस गिर जाए तो क्या हो जाएगा, -8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने में कितना टाइम लगेगा? भाई एक घंटे में कितना टाइम लगता है? एक घंटे में कितना डिग्री सेल्सियस तापमान गिर रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस। तो हमें अब निकालना है कि 18 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने में कितना टाइम लगेगा। एक घंटे में तापमान कितना गिरता है? 2 डिग्री सेल्सियस। तो 18 डिग्री सेल्सियस गिरने में कितना टाइम लगेगा? तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कुल समय कितना लगेगा, 18 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 2। भाई 18 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने में कितना टाइम लगेगा, 18 को हम 2 से भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमें टाइम निकालना है। तो 2 डिग्री सेल्सियस गिरता है 1 घंटे में, तो 18 डिग्री सेल्सियस कितने घंटे में गिरेगा, 9 आवर्स में। ठीक है, कुल समय कितना लगा, 9 घंटे लगे। ठीक है, 12 बज रहे हैं, 12 बजे से जब 9 घंटे हो जाएंगे तो तापमान गिर के कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो 12 के बाद में अगर 9 घंटे हो जाएंगे तो कितने बज जाएंगे, रात के 9। तो रात के 9 बजे क्या हो जाएगा, तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सवाल नंबर 2 ये है कि आधी रात को तापमान का मान क्या होगा। देखिए दोपहर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है, किस दर से तापमान गिर रहा है, एक घंटे में कितना तापमान कम हो जाता है, 2 डिग्री सेल्सियस। हमें आधी रात को निकालना है, आधी रात मतलब रात के 12 बजे। तो आधी रात तक तापमान में कितनी कमी आएगी। देखिए एक घंटे में तापमान कितना कम हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो आधी रात तक कितने घंटे होंगे, 2 घंटे होंगे। तो हम कमी को माइनस से दर्शाते हैं। ठीक है, तो 12 घंटे में तापमान में कितनी कमी आ जाएगी, 24 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। ठीक है, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से अगर तापमान गिरेगा तो 12 घंटे में तापमान में 24 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो रात के 12 बजे तापमान क्या होगा, या आधी रात को तापमान क्या होगा, तापमान क्या हो जाएगा, दोपहर को 10 डिग्री सेल्सियस है और 24 डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई। ठीक है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, तो 10 माइनस 24 प्लस माइनस माइनस, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आएगा, 14 डिग्री सेल्सियस। तो आधी रात को तापमान कितना होगा, 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। तो राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। मोनी टेस्ट में माइनस अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। ठीक है, तो एक सही उत्तर के लिए कितने अंक मिल रहे हैं, 3 अंक। एक गलत उत्तर के लिए कितने अंक मिले, -2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कितने अंक मिले उसे, कुल अंक कितने मिले, 20। उसने सही उत्तर कितने दिए, 12। तो सही उत्तरों के लिए कुल अंक कितने मिलेंगे उसको, उसने 12 उत्तर सही दिए, एक उत्तर के लिए कितने अंक मिले उसे, 3 अंक मिले। तो टोटल कितने हो गए, 36।
मतलब सही उत्तरों के लिए कितने मिले, 36। ठीक है, उसे टोटल अंक कितने मिले, टोटल अंक कितने मिले, 20। ठीक है, तो गलत उत्तर के लिए कितने अंक मिले, गलत उत्तरों के लिए प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, जो टोटल है उसमें से हम सही उत्तर से जितने प्राप्त हुए वो घटा देंगे। भाई टोटल में से जो सही उत्तर के लिए प्राप्त हुए वो घटा देंगे तो गलत उत्तरों के लिए प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि टोटल क्या होंगे, जो सही के लिए प्राप्त होंगे और गलत के लिए प्राप्त होंगे उनको जोड़ेंगे तो हमें कुल मिलेंगे। तो हम इसमें से क्या करेंगे, जो सही के लिए प्राप्त हुए वो घटा देंगे, तो जो गलत उत्तर में हमें मार्क्स मिले वो मिल जाएंगे। तो गलत उत्तरों के लिए प्राप्त अंक कितना हो गया, 20 माइनस 36 कितना आ गया, 16 आ गया, -16। अब हमें निकालना है कि उसने कुल कितने गलत उत्तर दिए, तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल उसको कितने मार्क्स मिले गलत उत्तरों के लिए, 16, और एक गलत उत्तर पे कितने नंबर कटते हैं उसके, -2। तो हम क्या करेंगे, -16 को क्या करेंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, माइनस माइनस को डिवाइड करेंगे तो प्लस, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 16 का 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। मतलब उसने 8 गलत उत्तर दिए, तभी तो उसके 16 नंबर कटे। 16 नंबर यहां से कटे मतलब -16 मिले उसे, और सही उत्तरों के लिए उसको कितने मिले, 36। ठीक है, तो 16 प्लस 36 करेंगे तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे। मतलब उसने कितने गलत उत्तर दिए, 8 गलत उत्तर दिए। ठीक है, ऐसे ही आपको इसका जो सवाल नंबर 2 है वो हल करना है। अब प्रश्नावली 1.4 का लास्ट क्वेश्चन ये है, एक उत्पादक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। ठीक है, जो उत्पादक है वो किसी खान कूपक में, ठीक है, खान कूपक में किस दर से नीचे जा रहा है, 6 मीटर प्रति मिनट की दर से। ठीक है, वो कितनी दर से गिर रहा है नीचे, किस दर से गिर रहा है, 1 मिनट में कितना गिरता है, 6 मीटर गिरता है। ठीक है, तो जो उसकी ऊंचाई है जमीन से वो कितना ऊपर है, वो 10 मीटर ऊपर है। ठीक है, जमीन तल से, भूमि तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर की है। ठीक है, तो उसे -350 मतलब जमीन तल से कितना नीचे जाना है, -350 मीटर नीचे जाना है। यहां से गिरेगा खान कूपक, ठीक है, उसे कहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है। तो टोटल कितनी दूरी तय करनी होगी, 10 मीटर ये और 350 मीटर ये, तो कुल तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी उसकी, 10 प्लस 350। ठीक है, माइनस का मतलब ये नीचे दिखा रहा है। ठीक है, इसकी नीचे की, जमीन तल से नीचे की दूरी दिखा रहा है, कितना है 350। तो टोटल कितनी दूरी तय करेगा वो, 360 मीटर। अब 1 मीटर में 1 मिनट में कितना चलता है वो, 6 मीटर। तो कुल समय कितना लगेगा, कुल समय हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल उसने नीचे दूरी तय की और 1 मिनट में कितना समय लगा, सॉरी 1 मिनट में कितनी दूरी तय की उसने, 6 मीटर की। ठीक है, तो कितना समय आ जाएगा, 360 को अगर हम 6 मिनट से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 60 मिनट। और 60 मिनट मतलब क्या होता है, 1 घंटा। तो 1 घंटे में जो खान कूपक है वो यहां से यहां पहुंच जाएगा। ठीक है,